गंगा और मंगा दो भाई थे। माता पिता के मरने के बाद दोनों अकेले ही रहते थे। थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर खेती करके उनकी गुजर बसर होती थी। दोनों का आपस में बहुत मेल था, परंतु जैसे ही गंगा की शादी हुई, उनके बीच दूरी आ गई। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। गंगा की पत्नी मालती बहुत चालाक थी। वो चाहती थी कि किसी तरह मंगा को यहाँ से भगा दे। वो मंगा को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। घर बाहर सारा काम मंगा ही करता था। एक दिन गंगा खाना खाने बैठा तो मंगा कहाँ है? उसने कुछ खाया कि नहीं? वो तो सुबह सुबह ही खा पी कर चला गया। कहाँ गया? होगा कहीं मचान पर बैठकर पक्षी भगा रहा होगा। क्या कह रही हो तुम? वो तो पंछियों और जानवरों से फसल की रखवाली के लिए मचान पर बैठता है। हर समय थोड़ी मचान पर बैठता है। तुमको क्या पता, जब तुम काम पर चले जाते हो तब वो इधर उधर घूमता रहता है। किसी से पूछो तो सब यही कहते हैं कि मचान पर होगा। अच्छा, तू उसके खाने पीने का ख्याल रखा कर। यही तो उसके खाने पीने के दिन है। तुम गंगा को बहुत प्रेम करते हो, पर वो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। गंगा मालती को डांट देता है, पर रोज रोज एक ही बात से उसके मन में भी मंगा के लिए मेल आने लगा था। एक दिन मंगा, फसलों में पानी डालना है, नहीं तो सूख जाएंगी। इस बार बरसात ठीक से नहीं हुई। कल हमें सुबह सुबह ही खेत पर जाना होगा। तुम खाना खाकर जल्दी सो जाओ। भाई, अभी तो मुझे कुएं से पानी लेने जाना है। ठीक है, काम खत्म कर लो फिर सो जाओ। सुबह हम जल्दी ही चलेंगे। मंगा कुएं से पानी लेकर आया तो उसका खाना ढक कर रखा हुआ था। उसने खोला तो उसमें सूखी रोटी और अचार रखा हुआ था। वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर खेत की तरफ चला गया। वो जाकर मचान पर बैठ गया। तभी अचानक मचान से आवाज आई। आज तुम फिर से भूखे ही रह गए ना? कौन हो तुम? मैं मचान हूँ। तुमने ही तो मुझे बनाया और खुद ही भूल गए। आज तक तो तुमने कभी मुझसे बात नहीं की, आज अचानक कैसे बोलने लगे? तुम सच बताओ, भूखे हो ना? तुम अपनी आंखें बंद करके 3 बार ताली बजाओ। मंगा ने वैसा ही किया। उसके सामने सुगंधित व्यंजन से सजी थाली आ गई। अरे वाह, तुम कौन हो? सच सच बताओ। पहले तुम खाना तो खा लो, फिर मैं बताता हूँ। मंगा को खाने से अधिक उत्सुकता मचान के बारे में जानने की थी। उसने फटाफट खाना खत्म कर लिया। अब बताओ। जिस बांस से तुमने अपना मचान बनाया था, वो जादुई बांस था। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कितने समय से इस मचान पर बैठ रहा हूँ, पर तुमने पहले तो कभी मुझसे बात नहीं की। तुम अपने काम में इतने खोए रहते हो कि तुमने कभी मेरी आवाज ही नहीं सुनी। मैंने कई बार तुम्हें बुलाया था, पर कभी तुम पंछियों को भगाते हो, कभी जानवरों को। मेरी आवाज दबकर रह जाती है। तुम धीरे धीरे बोलते होगे, वरना मैंने आज कैसे सुन ली तुम्हारी बात? आज तुम्हारा मन बहुत दुखी था, इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी। कल तो फसल में पानी लगाना है। इस बार बरसात बहुत कम हुई है। देखो, हमारी फसल सूख रही है। फसल कट जाएगी तो कुछ दिनों में मचान हटाना होगा। तब तुम कहाँ जाओगे? तुम इस बांस को अपने साथ ले जाना और किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये तो बड़ा अच्छा है। मैं अपनी छत वाले कमरे में रख दूंगा। पर ये याद रखना कि मुझ में भी जीवन है। तुम मुझसे मिलने रोज आना। तब की तब देखी जाएगी। आज तो बातें करते हैं। तभी अचानक एक नील गाय खेत में घुस आई। देखो, नील गाय फसल बर्बाद कर देगी। मुझे जाना होगा। तुम यहीं बैठो, उसे मैं भगाता हूँ। मंगा ने देखा, सचमुच नील गाय ऐसे भाग रही थी जैसे उसे कोई दौड़ा रहा हो। थोड़ी देर बाद, अब आराम से बैठो। अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो मेरा दुख कितना कम हो जाता। जब तक तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई थी, तब तक तुम्हारे जीवन में दुख था ही कहाँ। तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया ना कि मैं जादुई हूँ। क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, पर तुम क्या करवाना चाहते हो? तुम अपने भाई से कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। आखिर मेरे माँ बाप के जाने के बाद
भाई ही तो था जिसने मुझे सहारा दिया। आज तुम अपने भाई को सब कुछ बता दो। नहीं नहीं, वो मुझ पर नाराज हो जाएगा। एक बार कोशिश तो करके देखो। तुम कहते हो तो देखता हूँ। मंगा का पेट भर गया था, उसको नींद आने लगी। वो जम्हाई लेने लगा। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करता हूँ। गंगा रात में उठा तो देखा दरवाजा खुला था और मंगा नदारद था। उसने अपना गमछा उठाया और खेत की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा मंगा मचान पर चैन की नींद सो रहा है। मंगा, वो मंगा, आधी रात को यहाँ क्यों सो रहा है? घर चल। मंगा आंखें मलते हुए उठकर नीचे आ गया। भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। घर में अब तुम्हारी पत्नी का राज है। तुम मेरा दुख कहाँ समझ सकते हो। हम जब अकेले रहते थे, मेहनत करते थे, पर खाना मन मर्जी का खाते थे। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें खाना नहीं मिलता? जाकर देखो, मेरी थाली वहीं ढक कर रखी होगी। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। गंगा दुखी होकर घर चला गया। उसके जाने के बाद अरे जल्दी घर जाओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है। क्यों, क्या होगा? आज तुमने अपने भाई को सच्चाई बता दी है। वो बहुत गुस्से में था। मंगा तुरंत घर की तरफ भागा। गंगा ने घर पहुंचकर थाली खोलकर देखी तो उसमें बासी रोटी के साथ एक टुकड़ा अचार देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी पत्नी आराम से सो रही थी। मालती, जरा एक गिलास पानी तो लाना। क्या है, खुद क्यों नहीं ले लेते? उठ जल्दी और अभी मेरे घर से निकल जा। मालती हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ, कोई सपना देख लिया क्या? 2 साल से सपना ही तो देख रहा था। नींद तो अभी खुली है। वो बेचारा सारे दिन काम करता है, थका हारा आता है तो तू उसे बासी रोटी और अचार खिलाती है, खुद बैठकर गरम रोटियां खाती है। मेरे भाई को नौकर बनाकर रख दिया है। चल अभी चलकर अपना सामान बांध। जरूर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे कान भरे होंगे। तुम उसकी बात सुनकर मुझे घर से निकाल रहे हो। कभी सोचा है कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हूँ? आज तक तो तूने कुछ भी नहीं बताया, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा भाई मुझे गलत नजरों से देखता था। अब तो तू बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकते। तब तक मंगा भी पहुँच गया। भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे वजह से अपनी बसी बसाई गृहस्थी मत तोड़ो। उससे अच्छा मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और हाँ, भाभी मेरी माँ जैसी है। मैंने उनको हमेशा माँ की जगह ही देखा है। देख देख इसका बड़प्पन। इसने खुद घर से निकल जाना उचित समझा, इसलिए कि मेरी गृहस्थी बसी रहे। उसी के ऊपर तो इल्जाम लगा रही है। मंगा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे मन में पाप था। मैं परिवार जोड़ने के बजाय परिवार तोड़ने चली थी। भाभी, माफी मांग के मुझे लज्जित मत करो। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना दूं। ये सारी बातें भी मैंने अपने दोस्त जादुई मचान के कहने पर ही किया था, वरना मैं भाई से कुछ ना कहता। जादुई मचान? ये कौन है? मंगा ने उन्हें सारी बातें बताई। चलो आज तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। जब सब लोग मचान के पास पहुँचे तो देखो तो कितनी अच्छी लग रही है राम, सीता और लक्ष्मण की जोड़ी। यही तो मैं चाहता था। तब तक आसमान में बादल गरजने लगे और बारिश की फुहारें पड़ने लगी। सबका गुस्सा और नाराजगी खत्म हो गई थी। जादुई मचान ने पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध दिया था। भवानीपुर नामक गांव में नवीन राम नाम का एक दुकानदार रहता था। नवीन राम वर्षों से किराने का दुकान चला रहा था और आज तक कभी किसी ग्राहक ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। नवीन राम का हर सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रहता था। नवीन राम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। सुबह सुबह दुकान की साफ सफाई के बाद हर रोज पूजा किया करता था। हे भगवान, कृपा करना माँ का ऑपरेशन सही से हो जाए। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। कुछ दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला था। नवीन राम ने बचपन से अपनी माँ को बहुत तकलीफ उठाते देखा था, इसलिए बड़ा होने के बाद नवीन राम ने अपनी माँ को हर प्रकार की खुशी देने की कोशिश की थी। नवीन राम के जैसे ही किराने का दुकान गांव में ढेरों था, इसलिए नवीन राम की दुकान पर
बहुत ग्राहक तो नहीं आते थे, लेकिन इतने ग्राहक आ जाते थे और कमाई इतनी हो जाती थी जिससे घर चल जाए। ललिता, मुन्नी और सोनू के स्कूल का फीस का क्या हुआ? क्या होना है, आपने जो पैसे दिए थे मैं स्कूल को देकर आ गई। हाँ, लेकिन मैंने तो थोड़े ज्यादा पैसे दिए थे ना। नहीं नहीं, फीस बढ़ गई है और पता नहीं किस किस बात के पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल पैसे नहीं बच पाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन राम की पत्नी हमेशा उसे झूठ बोलती थी और पैसे चुराकर अपने पास रखती थी और अपने सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। सुनो ललिता, जरा देख लेना, माँ को किसी बात की कोई जरूरत तो नहीं, अगर होगी तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है। ललिता अपनी सास से बहुत जलती थी। इन्हें तो केवल अपनी माँ की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है। ललिता अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर ये बात नवीन राम को पता नहीं चलने देती थी। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए ठीक से बोला भी नहीं जाता था। नवीन राम हर रोज अपनी माँ के पास बैठा करता था और उनसे बातें किया करता था, मगर जब भी नवीन राम की पत्नी आती थी, वैसे ही नवीन राम की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। ललिता, माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ललिता पानी लेकर आती है। ललिता को देखकर नवीन राम की माँ कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। क्या हुआ माँ, बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। ललिता बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नवीन राम कुछ समझ नहीं पाता है। मैं दुकान जा रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ललिता को बता देना। नवीन राम दुकान आता है और तभी देखता है कुछ लोग उसके दुकान के बाहर खड़े हैं। वो पास आता है तो देखता है उसके दुकान के मालिक कुछ आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। जी, आप यहाँ, क्या बात है? अच्छा हुआ नवीन राम, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? मुझे ये बात कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, मगर मुझे काम है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दरअसल मुझे ये दुकान तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ और बनवाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दुकान खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चल रहा है, इसे तोड़ दीजिएगा तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं ये वर्षों से सोच रहा हूँ, मगर हिम्मत नहीं कर पाया कभी बोलने का, मगर अब मैं रुक नहीं सकता। ये सुन नवीन राम बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, इस तरह तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा, घर कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नवीन राम उस दिन बहुत दुखी रहता है। घर आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, हमारा दुकान अब टूटने वाला है, आप ही बताओ मैं क्या करूँगा। नवीन राम की माँ नवीन राम के सर पर हाथ रखती है और चुप करवाती है। माँ, कल आपका ऑपरेशन भी है, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन नवीन राम माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ऑपरेशन करवाता है। जो भी पैसा नवीन राम ने बचा कर रखा था वो सब ऑपरेशन में लग जाता है, मगर खुशी की बात ये थी कि ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था। नवीन राम कुछ दिन बाद अपनी माँ को घर लेकर आता है। इतने दिनों से ये नहीं थे तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ये आ गई है तो वापस से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नवीन राम ने दुकान टूटने की बात अपनी पत्नी ललिता को भी बता दी थी। आज ही दुकान टूटने वाला है, पता नहीं मैं कैसे देख पाऊंगा, मगर जाना तो पड़ेगा ही। नवीन राम के सामने ही नवीन राम का दुकान तोड़ दिया जाता है। नवीन राम अपनी दुकान को टूटता देख बहुत रोता है। ये दुकान तो टूट गया, अब कौन सा नया काम शुरू करूंगा। नवीन राम का मालिक उसे देखकर कहता है, नवीन राम, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर तुम तो समझ ही रहे हो मुझे ये क्यों करना पड़ा है। हाँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं मालिक। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करो, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरी ज़मीन है, वहाँ ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। उन पेड़ों पर बहुत नारियल लगते हैं, मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जिसका मन किया वो तोड़ कर ले जाता है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसका ख्याल रख सकूं।
इसीलिए तुम वहां से नारियल तोड़कर ला सकते हो। और हाँ, एक जगह खाली पड़ी है, वहीं छोटा सा दुकान बनाकर नारियल बेचना। ये तो बहुत बढ़िया होगा, इस तरह मुझे कुछ काम मिल जाएगा। नवीनराम नारियल बेचने का दुकान खोल लेता है। हर रोज पेड़ से नारियल तोड़कर लाता था और अच्छे दाम पर बेचता था। जो भी मुनाफा होता था उसमें से अपने मालिक को भी दिया करता था। आज तो मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर नारियल तोड़ने तो जाना ही होगा। कुछ बिक्री होगी तो पैसे आएंगे। नवीनराम खराब मौसम में भी नारियल तोड़ने निकल पड़ता है। बहुत मेहनत से वो ढेर सारे नारियल तोड़ता है और दुकान पर लेकर आता है। दुकान पर आते ही नवीनराम देखता है दुकान के बाहर पहले से ही ग्राहकों की भीड़ लगी है। अच्छा हुआ आज मैं नारियल तोड़ने चला गया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। नवीनराम एक एक करके सभी ग्राहकों को नारियल देता है। नारियल लेकर सभी ग्राहक चले जाते हैं। केवल एक नारियल बच गया था। अब तो केवल एक नारियल ही बचा है। अब इसे बेचने के लिए कितनी देर रुकूं? घर ले जाता हूँ, बच्चों को दे दूंगा, वो खा लेंगे। नवीनराम वो एक नारियल लेकर घर आता है। ललिता, आज एक नारियल बच गया है, इसे बच्चों को खिला देना। जैसे ही ललिता उस नारियल को खोलती है, हैरान रह जाती है। सुनिए, इधर आइए और देखिए इसके अंदर क्या है। नवीनराम वहाँ आता है तो देखता है उस नारियल के अंदर नारियल की जगह सोना भरा हुआ है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नवीनराम उस नारियल से सोना निकालता है। जैसे ही वो सोना निकाल देता है, वो नारियल वापस सोना से भर जाता है। ललिता, ये तो जरूर कोई जादुई नारियल है। हाँ, लग तो यही रहा है। धीरे धीरे नवीनराम बहुत अमीर आदमी बन जाता है। बहुत ही बड़ा घर बना लेता है और गाड़ियां खरीद लेता है। नवीनराम अभी भी जो भी करता अपनी माँ से जरूर पूछता। ये सब देख ललिता को बहुत जलन होता था। एक दिन ललिता अपनी सास के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी नवीनराम वहाँ आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। ललिता, ये तुम क्या कर रही हो? नवीनराम की माँ कुछ कहना चाह रही थी, मगर कह नहीं पाती है। तभी नवीनराम के बच्चे वहाँ आते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगी, एकदम सुधर जाऊंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जिस दिन मैंने तुम्हें कुछ गलत करते देख लिया, बस वही दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ललिता बहुत डर जाती है और एकदम सुधर जाती है और अपनी सास से अच्छा बर्ताव करने लगती है और नवीनराम से किसी भी कभी भी बात के लिए झूठ नहीं बोला करती थी। अमीशपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 5 लोग थे। राज, उसकी पत्नी नीति, उसके पिता जयराम, उनके दोनों बेटे सत्ता व विपक्ष। राज अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था। दोनों बेटे सत्ता और विपक्ष बाजार के बीच में एक समोसे और जलेबी का ठेला लगाया करता था। अचानक राज के पिता जयराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ओह, अचानक पिताजी की तबीयत कैसे खराब हो गई? कुछ दिन पहले तक तो एकदम ठीक थे। तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो जाती है। बुखार तो लग रहा है। एक काम कीजिए, आप दवा ले आइए, खिला कर देखते हैं। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ, और अगर दवा से ठीक नहीं होते हैं तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राज दवा लेकर आता है और पिताजी को खिलाता है। कुछ दिनों तक दवा देने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं आया। पिताजी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आपकी तबीयत में तो जरा सी भी सुधार नहीं आई है। अरे बेटा, तो क्यों परेशान हो रहा है? अब कहीं भी ले जाने से मैं ठीक नहीं होने वाला। मेरी उम्र देख, बहुत समय बिता लिया यहाँ, अब जाने का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो मैं डॉक्टर को यही घर पर ही बुला लेता हूँ। बेटा, मत परेशान हो, मैंने बोला ना, अब कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। तू बस मुझसे एक वादा कर। हाँ पिताजी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, मुझसे वादा कर कि तू कभी भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेचेगा, उसे हमेशा बचाकर रखेगा। बेटा, वादा कर। नहीं पिताजी, कभी नहीं। मैं हमारी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा। कुछ घंटों बाद ही राज के पिता जयराम की मृत्यु हो जाती है। वो पिताजी के अंतिम संस्कार में लग जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं।
राज की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। राज की पत्नी हर वक्त उससे एक सवाल पूछा करती थी, आखिर कब तक हम खेती कर अपने परिवार का पेट पालने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे? हमारे दोनों बच्चे जिन्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, वे बेचारे तपती धूप में भरे बाजार समोसे और जलेबी बेचकर घर संभाल रहे हैं। लेकिन लाचार राज उसे बस सांत्वना ही दे पाता था। तुम चिंता मत करो रानी, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सरकार बदलेगी और हमें हमारी फसलों का सही दाम मिल पाएगा। समय के साथ दिन और साल बीतते रहे, लेकिन ना ही सरकार बदली और ना ही उनके घर की हालत। एक दिन शाम के वक्त जब सारा परिवार एक साथ भोजन के लिए बैठा, तो दोनों बेटों ने अपने अपने विचार परिवार के सामने रखे। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में जाकर रहना चाहिए, जिससे हमें वहां पर रोजगार के और भी साधन मिल सके। ये सुनकर राज आग बबूला हो गया। मूर्ख हो तुम लोग, अपने पुरखों की दी गई इस निशानी को बेचने की बात कर रहे हो। माहौल का ऐसा बिगड़ता देख राज की पत्नी नीति ने दोनों बेटों की ओर गुस्से से देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। माँ का इशारा पाकर दोनों चुप तो हो गए, लेकिन ये बात उनके मन में ही बड़ी ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। परिस्थितियों और हालतों को देखकर नीति के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उसने कहा, क्यों ना हम लोग अपने खेतों को बेचने के बजाय इस खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोकर उनसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बाजार में बेचें, क्योंकि गेहूं और चावल की खेती से हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जितने हमारी स्थिति सुधार के लिए जरूरी हो। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें भी ऐसा ही लगता है। गेहूं और चावल की खेती में कुछ नहीं रखा, बल्कि हमें सब्जियों की खेती करनी चाहिए। आखिरकार ये तय हुआ कि खेतों में सब्जियां बोई जाएंगी। पूरा परिवार सब्जियों की खेती में जुट गया और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अलग अलग सब्जियों की स्वादिष्ट व पौष्टिक फसल तैयार की। एक दिन शाम को नीति ने खाने में वेज लॉलीपॉप बनाया, जिसे खाकर सभी अचंभित हो गए। उसका स्वाद इतना बेहतरीन था मानो उसमें कोई जादू हो जो मन को तृप्त और प्रसन्न कर देता हो। बच्चों ने नीति से कहा, माँ, क्यों ना हम अपने ठेले पर समोसे और जलेबी के बजाय वेज लॉलीपॉप ही बेचें, क्योंकि अब समोसे और जलेबी की कई नई नई दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन वेज लॉलीपॉप की एक भी दुकान गांव में नहीं है। सभी इस बात से सहमत हुए। राज ने भी हामी भरते हुए कहा, तो ये तय रहा, कल हम बाजार में अपना ठेला फिर से लगाएंगे और इस बार लोगों को वेज लॉलीपॉप ही बेचेंगे। सुबह सब तैयार रहना। अगली सुबह राज अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाकर वेज लॉलीपॉप का सामान लाद कर बाजार की ओर निकल लिया। ठेला जम चुका था और वेज लॉलीपॉप तैयार हो चुका था। अपने सामान को बेचने के लिए तीनों ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। स्वादिष्ट पकवान, समोसे से बेहतरीन पकवान, वादा है आपने आज तक इतना स्वादिष्ट कोई भी व्यंजन नहीं खाया होगा। आओ आओ, जल्दी आओ, थोड़े ही बचे हैं, आओ आओ। वाकई में आज तक गांव में किसी ने भी वेज लॉलीपॉप जैसा कुछ नहीं चखा था। जब लोगों ने उसे खाया तो वेज लॉलीपॉप का स्वाद सभी को इतना भा गया कि सभी राज के वेज लॉलीपॉप के दीवाने हो गए। अक्सर सभी सत्ता और विपक्ष से पूछने लगे, आखिर ये व्यंजन बनता कैसे है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? आज तक हमने गांव में इससे अधिक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इसको खाके मन इतना प्रसन्न हो जा रहा है कि मानो इसमें कोई जादू है। सत्ता और विपक्ष भी अपने व्यंजन को बनाने की विधि छोड़कर इसके सभी गुणों का व्याख्यान करने लगे, जिससे उसके बनाए वेज लॉलीपॉप की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे उनके वेज लॉलीपॉप की बिक्री से अच्छा मुनाफा होने लगा और उनके घर की स्थिति भी अब काफी सुधर चुकी थी। जब राज के ठेले पर वेज लॉलीपॉप खरीदने के लिए लंबी कतारें लगने लगी तो राज ने कतारों में खड़े लोगों के मनोरंजन के लिए अपने दुकान पर एक जादूगर को भी नौकरी पर रख लिया।
जो लोगों ने मनोरंजन के लिए वेज लॉलीपॉप से अलग अलग जादू के खेल करके दिखाने लगा। राज का ये पब्लिसिटी स्टंट काफी काम आया और लोगों को वाकई में लगने लगा कि ये वेज लॉलीपॉप जादुई है। अब जब भी कोई दूर दराज से व्यक्ति अमीशपुर गांव में आता तो सबसे पहले वो राज के जादुई वेज लॉलीपॉप के बारे में ही पूछता। आखिरकार राज के परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उन्हें अपनी पुरखों की दी गई पुश्तैनी जमीन भी बेचनी नहीं पड़ी। एक शाम जब राज का परिवार अपने आलीशान बंगले में पूरे परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठा, तब राज ने अपने दोनों बच्चों से कहा, देखो बच्चों, आखिरकार हमें हमारी पुरखों की दी गई जमीन की सेवा से ही आज इतनी संपत्ति प्राप्त हुई है, जिससे आज हम इस गांव के सबसे धनी परिवार बन गए हैं। राज की इस बात से दोनों बच्चे पूरी तरीके से सहमत थे और उन्हें अपनी जमीन बेचने के ख्याल पर अफसोस होने लगा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आवेश में आकर आपसे जमीन को बेचने की बात कह दी थी। आज हमें महसूस हुआ कि हमारी पुश्तैनी जमीन के अंदर ही वो जादू था जिसने हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा। अगर हमारे पास वो जादुई जमीन नहीं होती तो हम उसे जादुई सब्जियां उगाकर जादुई वेज लॉलीपॉप बनाकर नहीं बेच पाते।